जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ राइटिंग के तहत वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए आज पहला दिन है जब हम उत्तर लेखन प्रोग्राम को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इससे पूर्व बता दें, ये बहुत ही डिमांडिंग वीडियो है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को जब से हमने पेड क्लास शुरू किया है एज अ गाइडेंस प्रोग्राम, मेंटरशिप प्रोग्राम, तो वो बार बार पूछ रहे हैं कि मैम क्या प्रोवाइड करें, क्या फर्स्ट डे से उत्तर लेखन होगा। आप ये जो जवाब है आपको हम इस तरीके से शब्द बयां नहीं कर सकते, इसलिए आप पूरे वीडियो को देखिएगा। लास्ट में आपके प्रश्नों का उत्तर स्वयं आपको मिल जाएगा कि क्या मैं ये क्वेश्चन जो मैम से कर रहा हूँ क्या सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान से पूरे फर्स्ट उत्तर लेखन को, कैसे हम चीज़ों को उत्तर लेखन में करेंगे, किन चीज़ों को समाहित करेंगे, कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ पे हम दिशा भ्रमित हैं, उन सारे बिंदुओं पे हम बात करेंगे। सिर्फ आपको एक उत्तर देखना है। आप अपने को खुद मूल्यांकित कर सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। क्या ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है ये हमारे लिए गंभीर समस्या नहीं है, क्योंकि हम बहुत पीछे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने जो ये लगाया हुआ है टेम्पलेट, इसमें है मूल पुस्तक से कॉन्सेप्ट लेना है, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू लेना है, इंटरलिंकिंग अप्रोच रखना है, देन आपको आंसर राइटिंग करना है। ये सारे जो हमने इंक्लूड किए हैं उन सारे तथ्यों को आप देखेंगे कि इन्हीं को फैक्चुअलाइज करते हुए फिर लास्ट में आपको एक आंसर राइटिंग प्रमाणित तौर पे मिलेगा। इससे पूर्व आपको बताएं, यहाँ पे क्लास के बारे में बाद में बात करेंगे। आपका जो फर्स्ट पेपर होता है, आपने ध्यान दिया होगा, तो फर्स्ट पेपर आपका हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास, तो वो लैंग्वेज का होता है, अभी इस पे बात नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर में ही आप देखेंगे जो खंड खा होता है उसमें आपका हिंदी साहित्य का इतिहास दिया गया है, और हिंदी साहित्य के इतिहास में पहला ही टॉपिक है प्रासंगिकता, महत्व तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। आज हम जिस टॉपिक को लेके आपको एक प्रमाणिक उत्तर लेखन करने वाले हैं वो आपका टॉपिक नंबर 3 इतिहास लेखन की परंपरा है। हमने इसे प्रीवियस के वीडियो में भी बताया है कि जो यूजीसी नेट के यूनिट 2 का आपका यूपीएससी का सिलेबस अंश मात्र भर है, बस कोई व्यक्ति उस तरीके से उसका अध्ययन चिंतन मनन किया हो जो आपके समक्ष उस रूप में प्रस्तुत कर पाए, ये उसका बहुत छोटा सा पार्ट है। वहाँ पे साहित्य इतिहास का दर्शन है, लेखन है, परंपरा है, नामकरण, काल विभाजन, सब कुछ डिफाइंड वे में है, बट यहाँ पे आपको उसका संक्षेप सार है। लेकिन यूपीएससी के हर एक प्रश्न के पीछे गहरे निहितार्थ छिपे होते हैं, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो हम जो आप प्रमाणिक उत्तर लेखन करने वाले हैं वो खंड 2 हिंदी साहित्य के इतिहास से है। टॉपिक आपका इतिहास लेखन की परंपरा है। अब देखिए, इस टॉपिक से आपके प्रीवियस में क्वेश्चन क्या आए हैं, पूर्व परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्नों का संकलन लेकर उपस्थित हैं। और यहाँ पे ये आपका जो बिहार लोक सेवा आयोग, अब तो बहुत जगह पे देख रहे हैं कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है हटा दिया गया है, तो यूपीएससी को ध्यान में रखते हैं। और आई थिंक एक लोगों ने कांटेक्ट किया था, एचपीएससी में भी है, परहैप्स आई डोंट नो, बट वो कह रहे थे कि है, तो ठीक है। साहित्य के इतिहास लेखन में आपका जो पाठ्यक्रम है प्रासंगिकता और ये चीजें हमने देख लिया। अब आप एक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, इसमें भी थोड़ा सा क्लियर कम विजुअलिटी हो, बट मैं जो बोल रही हूँ वो तो आपको क्लियर सुनाई दे रहा होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास का संक्षिप्त परिचय देते हुए बताइए कि आप किस इतिहास ग्रंथ को पूर्णतः समझते। ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, सन 2000 में क्वेश्चन आया, आज भी पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का संक्षिप्त परिचय देना है और आपको बताना है कि आप किस ग्रंथ को इतिहास के कंप्लीट मानते हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछा गया है। आप चाहे सिद्ध कर सकते हैं शुक्ल का प्रमाणिक है, या आप हजारी प्रसाद के उद्भव विकास को प्रमाणिक कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर थॉट कि आप किसको करते हैं। पूरी तरीके से आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, रटा रटा उत्तर नहीं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि हिंदी साहित्य के, अब देखिए ये यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है कि इतिहास लेखन परंपरा में रामचंद्र शुक्ल जी का स्थान बताना है। आदिकालीन हिंदी साहित्य के नामकरण के संबंध में तो ये सब क्वेश्चन अभी नहीं करना है, नामकरण काल विभाजन अलग टॉपिक है। लेकिन लेखन परंपरा से शुक्ल जी के योगदान सा क्वेश्चन कि लेखन परंपरा में शुक्ल जी को कहाँ स्टैंड करते देखते हैं आप। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में हजारी प्रसाद के इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है कि टिप्पणी करो, है ना। इस तरीके से आप देखेंगे। और भी क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर प्रकाश डालिए। तो जो पर्टिकुलर टॉपिक है उस टॉपिक से आपके यूपीपीसीएस हो यूपीएससी, बट ओवरऑल आप देखें कि टॉपिक को तो आपको क्लियर करना, वो चाहे आपको हजारी प्रसाद के परिप्रेक्ष्य में पूछे, शुक्ल के, या कंप्लीटली क्वेश्चन पूछे, आपका टॉपिक तो पर्टिकुलर क्लियर होना चाहिए। तो टॉपिक है आपका हिंदी साहित्य की परंपरा। अब क्योंकि हमने यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका लिया है जिसका हमने उत्तर लेखन किया है, उत्तर लेखन में हमने पहले आपको स्ट्रक्चर दिया है, स्ट्रक्चर को फिर हम आप उसको बिंदुवार भी लिख सकते हैं, एक फैक्चुअलाइज वे में भी लिख सकते हैं और एक व्याख्या परक लेखन भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कंटेंट को स्ट्रक्चर वे में किया है, बाद में हम कभी इसको आप कह सकते हैं कि इस फॉर्मेट में और लिखा जा सकता है, लेखन के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं।
अब यूपीएससी डे फर्स्ट में आपके जो उत्तर लेखन प्रोग्राम में पहला क्वेश्चन है जो 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2001 या 2000 में, हिंदी साहित्य के इतिहास का संक्षिप्त परिचय देते हुए बताइए कि आप किस इतिहास खंड को कंप्लीट समझते हैं। आपको जब इतना हम बता दें तो आप खुद मूल्यांकन करिएगा कि क्या सारे फैक्ट इसमें आ रहे हैं। आप खुद जजमेंट करिए, अपने जज खुद बनिए, किसी और से कॉपी को मत चेक कराइए, खुद जज करिए। हमको ये बताना था कि कंप्लीट किस इतिहास ग्रंथ को समझते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि हमने जो है कई लोगों को पढ़ा कि शुक्ल जी ने भी लिखा, हजारी प्रसाद ने भी लिखा, गारसादा तासी ने भी लिखा। देखिए काफी लोगों ने लिखा। अभी हम उत्तर लेखन पे आते हैं। उत्तर लेखन के पूर्व हम आपको एक स्ट्रक्चर बताते हैं। इतिहास लेखन की परंपरा में जो योगदान देने वाले थे, गारसादा तासी ने भी दिया, मौलवी करीमुद्दीन ने दिया, ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने दिया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी दिया, मिश्र बंधुओं ने भी दिया योगदान। इनके अलावा शुक्ल जी ने भी दिया और रामकुमार वर्मा जी ने दिया, हजारी प्रसाद जी ने दिया, गणपति जी ने, नगेन जी ने। इतने भी थोड़ा सा आपको बहुत ही लग रहा हो कि नोट्स में कम समझ में आ रहा है, बट मैंने इसको बहुत फटाफट नोट अपना रेडी किया था अपने समझने के लिए। मुझे नहीं पता था कि एक समय आप लोगों को इस तरीके से स्ट्रक्चर वे में आंसर राइटिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं। सो आपको बस मेरी बातों को ध्यान रखना है, बट इतने में हमने 2 पेज में बहुत चीजें समराइज की है, बस ये आर्ट आपको देखना है। अब देखिए एक बार मैं आपको इस टॉपिक को बताती हूँ, ठीक है। आप इस टॉपिक को पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, देन आंसर राइटिंग पे आइए। फिर मेरे को बताइए कि सच में क्या मेरे पास इतना सॉलिड कंटेंट इस बारे में है, क्या मैंने इस टॉपिक को क्लियर किया, तभी तो आप उत्तर लेखन योग्य होंगे, है ना। तो पहला जैसे मैंने कहा कि हिंदी में इतिहास लिखने की परंपरा, तो जैसे आपके घर में कोई विरासत में पूर्व देखते हैं कि जब भी कोई चीजें होती है, हमारे घर में ये परंपरा चलता आ रहा है, ये त्योहार मनाया जा रहा है, इसमें ऐसी चीजें होती हैं। ऐसे ही जब हिंदी साहित्य के इतिहास के वृत्तांत के संबंध में हम देखते हैं कि कैसे एक समय था, नागरी प्रचारी संस्था केंद्र में आता है और ढेर सारे जो इतिहास की सामग्री इधर उधर बिखरी होती है। 1900 से 1911 के कालखंड में 11 वर्षों में उसने सारी चीजों को संजोया और 8 भाग की रिपोर्ट में 16 खंडों में प्रकाशन में लाया, जिसकी सब सागर की भूमिका के रूप में शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का विकास लिखा। और फिर 1929 में हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 रामचंद्र शुक्ल की किताब को आप पढ़ते हैं। ये बहुत संक्षेप कथा बताया। तो पूरे इतिहास जगत में ये मन में आता है कि एक बात बताओ, सबसे पहले इतिहास लिखना शुरू किसने किया होगा। तो मन में आया कोई भारतीय तो लिखा ही नहीं, सबसे पहले लिखने वाले तो गारसादा तासी, ये कौन व्यक्ति है, ये तो कोई फ्रेंच विद्वान है। बट लिखने का प्रयास किया। और कोई भी व्यक्ति एक बार में कोई भी चीज करता वो कंप्लीट अपने आप में नहीं होता, धीरे धीरे शुद्धिकरण होता चला जाता है। तो गारसादा तासी ने सबसे पहले एक किताब लिखा, इस्तवार दा ललित हिंदुस्तानी, है ना, उन्होंने लिखा। अब बहुत ज्यादा फैक्ट पे नहीं ध्यान जा रहा है, ये तो हम पूरे क्लास में जब बताते हैं सारे फैक्ट को बताएंगे। हम बस टू द पॉइंट स्टिक करें कि हमारे आंसर राइटिंग में क्या क्या मेंशन होना चाहिए। तो जब हम परंपरा में पढ़ते हैं तो पहला तासी का नाम पढ़ते, तासी की पुस्तक का नाम पढ़ते, उसके सन को पढ़ते, 39 में आया, फिर दूसरे भाग में 70 और 71 में आया, कहाँ से छपा था। लेकिन आपके उत्तर लेखन में जो सबसे अहम चीज था कि इतिहास लिखने वाला जो पहला व्यक्ति था उसने क्या क्या गलती किया जो आगे वाले सुधार करते गए। क्यों और को प्रमाणिक मानना है, इनको नहीं मानना। क्यों? क्योंकि इन्होंने लिखा इस्तवार दा लिटरेचर हिंदुस्तानी, इसमें उर्दू कवियों का ज्यादा जिक्र किया, जबकि किताब लिखा जा रहा है हिंदी का। इन्होंने लेखन की पद्धति वर्णानुक्रम अपनाई। वर्णानुक्रम मीन्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर ABCD, जिस तरीके से क्लास में आपको अटेंडेंस लिया जाता है, जो कि प्रमाणिक या वैज्ञानिक पद्धति नहीं है। इन्होंने किसी पहले कवि का जिक्र नहीं किया, जबकि करना चाहिए था। ने किसी भी काल विभाजन का जिक्र नहीं किया, जो कि 900 वर्षों का इतिहास। अगर आपको कोई बहुत बड़ी चीज आपको समझाना हो, मान लीजिए हमको आंसर राइटिंग आपको समझाना है, हम बिल्कुल आपको ना प्रीवियस का क्वेश्चन दिखाएं ना आपको सिलेबस दिखाएं, जस्ट हम मूव कर जाएं कि देखो ये है आंसर राइटिंग प्रोग्राम, ये तो कोई सिस्टमेटिक वे नहीं हुआ। तो इन्होंने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया, जो आगे आप देखेंगे शुक्ल जी ने किया। 4 बिंदु आपको मिले। किसी को निरुत्तर करना है तो निरुत्तर के लिए आपके पास आंसर पहले से होना चाहिए। आपने इनको खारिज करने का 4 आधार ढूंढ लिया। काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं, मैक्सिमम उर्दू कवियों का जिक्र करना, साथ ही साथ वर्णानुक्रम पद्धति जो कि वैज्ञानिक पद्धति नहीं है उसको अपनाना, फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा जाना, पहले कवि के बारे में कोई जिक्र नहीं। 4 पॉइंट आपको मिले किसी को काट प्रस्तुत करने के लिए। दूसरे नंबर पे मौलवी करीमुद्दीन, तज़किरा शुअराई लिखा, इन्होंने भी वही काम किया, ज्यादातर उर्दू कवियों का जिक्र किया। इसके बाद आते हैं सेंगर जी। सेंगर जी ने भी वर्णानुक्रम पद्धति उसी तरीके से पद्धति को अपनाया, काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं। पहला एक काम किया, पहला कभी पुष्या पुंड को मान लिया, ठीक है, कुछ काम किया। ग्रियर्सन, इनको इंपॉर्टेंट मान सकते हैं।
ग्रियर्सन द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जब एशियाटिक सोसाइटी से इनके छप के आता है तो ये मान सकते हैं ये भक्ति काल को स्वर्णयुग कहते हैं, 952 कवियों का जिक्र करते हैं, फिर भी ये अंग्रेजी में रचना करते हैं, उस तरीके से वो प्रमाणिक आधार नहीं दे पाते। तो ग्रियर्सन को कुछ तो महत्व देना, लेकिन कम महत्व तो हर एक इंसान का है अपना, कुछ कुछ किसी ने तो प्रयास किया, शुरुआत किया, किसी ने एक कदम और आगे बढ़ा, लेकिन इंसान इतिहास किसको याद रखता है? जो अपने आप में विशिष्ट हो, सबको समग्र चीज को लेके चल रहा हो, इसीलिए सबका थोड़ा थोड़ा योगदान है, लेकिन उसको समाहित किसने किया? मिश्र बंधु ने क्या किया? जो नागरिक प्रसादी ने 16 खंडों में पूरे 11 साल में खोजबीन के जो भी निकाला था, उनका इन्होंने 5000 कवियों से एक मोटा सा ग्रंथ तैयार किया जिसको कहते हैं मिश्र बंधु विनोद, और उसी का प्रयोग करके रीति काल में आप देखते हैं जो शुक्ल जी हैं उन्होंने पूरे रीति काल को आधार उपजीव ग्रंथ के रूप में माना था। तो ये हो गया मिश्र बंधु जी का। इसके बाद आते हैं धुरंधर रामचंद्र शुक्ल जी। अब आप मेरे उत्तर में अभी इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, इसलिए हम बस इतना ही बता रहे हैं कि कैसे काशी नागरिक प्रचारी में 3 लोग मिलके 1928 में सपसागर लिखे थे, लेकिन एक विद्वान इतना बड़ा लिख डाला कि सपसागर भूमिका के रूप में इनको नया पुस्तक निकालना पड़ा, जो कि हिंदी साहित्य के विकास के नाम से बाद में वो हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से आया, जो कि सबसे प्रमाणिक पुस्तक है। इनके बाद राम कुमार वर्मा आलोचनात्मक इतिहास लिखते हैं। हजारी प्रसाद जी 3 रचनाएं लिखते हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, उद्भव, विकास, आदिकाल। गणपति जी वैज्ञानिक इतिहास लिखते हैं, 2 भागों में है, 64 में, 65 में। डॉक्टर नगेन भी इसी तरीके से नागरिक प्रचारी 16 खंडों का वो देखते हैं। फिर यहाँ पे कुछ किताबों के नाम दिए गए हैं। ये तो हम कह रहे हैं कि कुछ फैक्ट आपके पास होने चाहिए, किसने क्या चीज जिक्र किया। अब हम आते हैं सीधे अपने उत्तर पे, यानी प्रश्नोत्तर पे। प्रश्न का उत्तर हमें क्या देना है? तो प्रश्न एक बार ध्यान से देखिए। हिंदी साहित्य के इतिहास का संक्षिप्त परिचय देते हुए बताइए आप किस इतिहास ग्रंथ को पूर्णतः समझते हैं। करीबन हमने 7-8 लोगों के नाम आपको गिना दिए हैं, अब आपको समझ में आएगा। मैंने कहा कि हम तो 7-8 लोगों को पढ़ लिए, आप भी पढ़ लिए, संक्षेप में ही सही लेकिन पढ़ लिया। अब 8 लोगों में से एक व्यक्ति का चुनाव करना है और आपको उस पर बिल्कुल स्टिक रहना है कि ये व्यक्ति को हम सिद्ध करेंगे यही सबसे प्रमाणिक है। तो प्रमाणिक करने के लिए आपके पास ठोस आधार होना चाहिए, और आधार के लिए जब हम 150 या 250 में उस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं ना, वो भी कितने 10 मिनट में, 15 मिनट में, तो आपके पास ज्यादा समय नहीं है। सबसे पहले आप स्ट्रक्चरिंग करते हो, स्ट्रक्चरिंग में रूपरेखा में आते हो, तुरंत आपको याद आना चाहिए कि केंद्र में तो हमने किसको मान लिया? शुक्ल जी। तो शुक्ल जी से पहले किसने किया? पूर्ववर्ती कौन है, उत्तरवर्ती कौन है? शुक्ल जी को केंद्र में रख दिया क्योंकि इनके बारे में विस्तार से लिखना, पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती के बारे में उत्तर को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग के रूप में लेना है। जैसे उपन्यास पे लिखना है तो प्रेमचंद जी को केंद्र में रखना है, प्रेमचंद पूर्व युगी जो प्रेमचंद जी से पूर्व जो युग के रहे हैं उनके बारे में संक्षेप सार लिखना है, और प्रेमचंदोत्तर का जो उपन्यास भी था उनके बारे में संक्षेप में लिखना है। इस चीज को ध्यान रखना है। अब हमको अपना प्रमाणिक उत्तर लिखना है। मैंने कहा मैं तो कंप्लीटली समझती हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में जो शुक्ल जी का आया वही प्रमाणिक है। तो आपके उत्तर में आपका वो जो चेक करने वाला होगा वो ढूंढेगा क्यों भाई, क्यों तुमने ऐसा बोला, तो आपको बताना पड़ेगा, स्ट्रक्चरिंग में चीजें करनी पड़ेगी, मैं क्यों कह रहा है वैसा। अब उसको देखिए, मैंने तो एक स्ट्रक्चर बना दिया, ये तो मेरे दिमाग में फटाफट जो आया कि ये मुझे अपने मूल कर, मैंने कॉपी नहीं किया। मैंने ये सोचा कि देखिए आप यहाँ पे प्लस प्लस करके, मैंने अच्छे से स्ट्रक्चर नहीं, मैंने ये सोचा कि मुझे एक उत्तर लिखना है, इसमें इतने पॉइंट मेरे दिमाग में इस समय चल रहे हैं, इसको मैंने फटाफट इसका उत्तर का एक तरीके से रूपरेखा तैयार कर लिया। लेकिन जब हम सिस्टमेटिक में भी लिखते हैं कोई चीजें तो पहले किसी की परिभाषा से शुरू करते हैं चीजें। हिंदी साहित्य की परिभाषा जब पढ़ाते हैं आपको हम हेरोडोटस का, कार्लाइल का, चार्ल्स डार्विन का, इनके अलावा नगेंद्र का, बच्चन का, हजारी प्रसाद जी का, राम कुमार वर्मा का, इसी तरीके से गणपति का, सबका बताते हैं। पर उसमें भी हम बताते हैं कि आपको ये कैटेगराइज करना है कि प्रायोरिटी किसको देना है। प्राथमिकता के तौर पे शुक्ल होंगे, फिर हजारी होंगे, फिर नगेंद्र होंगे, फिर बच्चन होंगे। सेम चीज आपके उत्तर के पैटर्न में आपको किसी को सिद्ध करना ये व्यक्ति सबसे खास है, उसके लिए आपको बताना पड़ेगा वो खास क्यों है। तो हम ये बताएंगे पहले कि देखिए प्रमाणिक उत्तर के तौर पे यदि हम पूर्णतर इतिहास के रूप में देखते हैं तो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास देखे हैं जो 1929 में प्रकाशन में आया। उसका आधार क्या है? अब आधार देखिए, हमने कहा स्ट्रक्चर में आपको ये ध्यान देना, ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। हमने कहा कि सबसे पहले हम रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य इतिहास को प्रमाणिक मानते हैं, 1929 में प्रकाशन में आया। इन्होंने विधेयवादी पद्धति अपनाई। विधेयवादी पद्धति में क्या आता है? जाति वातावरण तेन को, ये जाति और वातावरण और क्षण, जाति वातावरण क्षण हम बोल गए, यहाँ पे लिखना 3 चीजें हैं। ये जाति वातावरण क्षण, ये तेन जो है विश्व जगत में जो इतिहास के क्षेत्र में प्रसिद्ध है तेन, ये तेन से प्रभावित थे।
तो इन्होंने जिस तरीके से लोगों ने जीवन वृत्तांत पे ध्यान दिया, इन्होंने युग काल की प्रवृत्तियों को, रचनाओं की प्रचुरता को, यानी इतिहास ग्रंथों की प्रसिद्धि को, इन सारी चीजों को ध्यान में रखा। यानी किसी के जीवन वृत्तांत को लिखने के बजाय उनका समाज में सामाजिक योगदान के परिप्रेक्ष्य में क्या चीज है, उन पे ध्यान दिया। अब आप बताइए, कोई एक थोथा सा इतिहास ग्रंथ लिखता है, सारे लोगों के जीवन मरण, कविताएं, रचनाएं ये लिखता है, वो ज्यादा चिंतन मनन वाला व्यक्ति लगा आपको, कि कोई एक व्यक्ति का उठाता है और ये देखता है सामाजिक सरोकारिता के साथ उसका समाज में जुड़ाव क्या रहा, सामाजिक योगदान में उसने काम क्या किया, हमें क्या मतलब कि जन्म जन्म क्या है, मरण क्या है, क्या, अरे भाई उस कालखंड को उसने प्रभावित क्या किया। सबसे इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक चिंतन का आधार ये होता है। तो आपके ठोस उत्तर लेखन में जो सबसे पहले आएगा जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, ये तो मैंने स्ट्रक्चर फटाफट लिख दिया कि दिमाग में मेरे इतनी चीज चल रहा था, अब मैं इसको स्ट्रक्चरिंग वे में आपको यही फ्रंट पे बता रही हूँ। जब आप उत्तर लिखेंगे तो जैसे आपने क्वेश्चन देखा कि पूर्णतर इतिहास के रूप में आप किसे देखते हैं, तो आप तुरंत कह सकते हैं हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पूर्णतर इतिहास ग्रंथ के तौर पे हम रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को, जो कि 1929 के प्रकाशन में आया, उसे देखते हैं। क्योंकि उनके लेखन की पद्धति जो रही है वो विधेयवादी पद्धति रही। विधेयवादी पद्धति अर्थात जाति वातावरण क्षण को केंद्र में रखकर जब भी कोई व्यक्ति वैज्ञानिक पद्धति के आधार पे किसी के जीवन वृत्तांत के बजाय उसकी सामाजिक सरोकारिता पे ध्यान देता है, निस्संदेह वो हमारी दृष्टि में प्रमाणिक उत्तर, निस्संदेह वो हमारी दृष्टि में पूर्णतर इतिहास ग्रंथ है। ये मेरे पास जितना मसाला था उसको मैंने 4 लाइन में ढाल दिया, कहीं से कोई कॉपी नहीं, मेरे पास जितना था बस मुझे बोलना आ रहा था, बस उसको मैंने उसको शब्दबद्ध कर दिया। फिर आप बताएंगे ये बात रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य की परिभाषा में झलकता है कि इनका कहना है कि प्रत्येक युग का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। ये चित्रवृत्तियां प्रत्येक युग में बदलती रहती है, बदलती हुई चित्रवृत्तियों के साथ साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही इतिहास है। क्योंकि शुक्ल जी जनता को सर्वोपरि रखते हैं, जनता को संचित प्रतिबिंब को केंद्र में रखते हैं, इसका मतलब इनका जो साहित्य है वो समाज से जुड़ा है और समाज साहित्य का दर्पण है। हम उस दर्पण से मुंह नहीं मोड़ सकते, हम जन भावनाओं को दरकिनार नहीं कर सकते। तो प्रमाणिक लेखन किसका हुआ? शुक्ल जी का हुआ। क्यों और लोगों का प्रमाणिक नहीं मानते, ये भी तो बताना पड़ेगा आपको कि क्यों और लोगों को नहीं मानते भाई, क्यों आपने इन्हीं को ज्यादा तवज्जो दे दिया, क्यों? क्योंकि इनके पूर्ववर्ती लेखों में हमने किसको किसको पढ़ा, तासी को भी पढ़ा, ग्रियर्सन जी को भी पढ़ा, सेंगर जी को भी पढ़ा, करीमुद्दीन जी को भी पढ़ा, पर हमें क्या चीज नहीं मिला? इन पूर्ववर्ती रचनाकारों ने जो पद्धति अपनाई, एक तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर था, वर्णानुक्रम पद्धति का अनुसरण किया, जो कि वैज्ञानिक दृष्टि नहीं है। अरे कोई व्यक्ति बाद में जन्म लेता, उसको आपने एबीसीडी नाम में पहला ए नाम से आया, उसको उठा के पहले नंबर पे रख दिया, और बेचारे कोई पूरा बाल पका दिए, उनको आपने बाद में रख दिया, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। तो पहला आपको खारिज करना है, क्योंकि आपको अपना ठोस देना, तो एक को आप अच्छा बता रहे तो आप ये भी तो बताओगे दूसरा बुरा क्यों है, नहीं सामने वाला क्यों मान ले भाई वो बुरा है। तो इसलिए आपको खारिज करना पड़ेगा कि पूर्ववर्ती जितने भी इतिहासकार हैं हम उनका निसंदेह सम्मान करते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने परिपाटी को एक रूप रेखा दी, परंतु हम उनको सर्वोपरि या उनके इतिहास को सर्वोपरि नहीं मान सकते, क्योंकि उनमें 3-4 बिंदुओं की कमी है। वो बिंदु में है उनकी पद्धति का वर्णानुक्रम होना, साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे हो फिर भी उर्दू कवियों का अधिकतायक यानी बहुल मात्रा में जिक्र होना, और जीवन वृत्तांत पर ज्यादा ध्यान देना, और पहले कवि के रूप में किसी का जिक्र नहीं करना, काल विभाजन का कोई जिक्र नहीं करना। ये 3 से 4-5 पॉइंट में आप किसी को निरुत्तर कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो आपने शुक्ल जी की सारी विशेषताएं गिनाई और पूर्ववर्ती कवियों में 4-5 लोग का नाम लिखा, उनको आपने खारिज किया। अब देखिए आप ऐसे करते करते आराम से 120 शब्द तो हो ही गया होगा आपका। इतना करने के बाद आप इनके कुछ योगदान को भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले प्रयास गार्सा दतासी ने फ्रेंच लैंग्वेज में किया, ये अपने आप में अनूठा प्रयास था कि कोई लेखन में पदार्पण तो किया। तत्पश्चात हमने किसको देखा, सेंगर जी को देखा, निसंदेह उन्होंने भी अच्छा प्रयास किया। करीमुद्दीन को देखा तो उन्होंने पुरुष अपुंड को पहला मान लिया, ये भी अच्छा प्रयास रहा। एक कदम बढ़े ग्रियर्सन जी ने तो कालानुक्रम पद्धति को अपनाया और स्वर्ण काल भक्ति काल को कहा, निसंदेह उनका भी योगदान हम ये नहीं कह सकते कि पूर्णतः खारिज कर सकते हैं। और प्रेम जो है शुक्ल जी के बाद भी जो उत्तरवर्ती कवियों में आए, उन कवियों में आप हजारी प्रसाद जी को देख लीजिए, है ना, हजारी प्रसाद को देख लीजिए, राम कुमार वर्मा को, बच्चन जी को,
इन लोगों ने समय के साथ अपने को इस इतिहास को अपडेट करते गए, यानी इतिहास को आज के वर्तमान परिदृश्य में आधुनिक इतिहास से जोड़ते गए। जैसे बच्चन का आधुनिक इतिहास, गणपति जी ने वैज्ञानिक इतिहास लिखा, राम कुमार ने आलोचनात्मक दृष्टि दिया, हजारी प्रसाद जी ने समाज शास्त्रीय दृष्टि दिया। तो इससे क्या होगा कि उस जो आप जब उत्तर लिखेंगे ना, तो वो बिल्कुल 200 से 250 में उसको लगेगा भाई इसने कितनी बात लिख दी, इसने शुक्ल जी की पूरी कहानी लिख ली 900 वर्षों। और हाँ, इतना भी है, मुझे बाद में देखिए स्ट्रक्चर करते करते मुझे ये लास्ट में आया कि मैं तो ये भी अगर मान लो 250 में आ गया फिर क्या करोगे, तो और भी चीजें बताएंगे ना, और भी चीजें लिखो कि इन्होंने तो और अच्छी बात है, जब शुक्ल को और गहराई से पढ़ोगे तो 900 वर्षों का इतिहास इन्होंने 4 खंडों में बांटा, कोई 8 में बांट रहा, कोई 16 में, भाई हमको सरल पढ़ना है, कोई 4 में बांट रहा, कितनी अच्छी बात है। प्रकरण 1, 2, 3, 4 हर एक चीज को आपको सामान्य परिचय, प्रकरण 1 देश भाषा काव्य, अभ्रंश भाषा काव्य, ऐसे करके आपको और सहूलियत दिया। इसके बाद आप भक्ति काल में जाते हो, निर्गुण सगुण में, फिर शाखाओं में डिवाइड कर दिया, शाखाओं में उनकी रचनाओं के बारे में बता दिया, रीति काल में ऐसे किया, आधुनिक में क्या किया। इसको तो हम और अच्छे से आपको बताएंगे जब शुक्ल जी की किताब को पढ़ा रहे हो, तो और पूरा शुक्ल जी ही उसमें नजर आते हैं। एक प्रमाणिक उत्तर लेखन में 200-250 आराम से, जितना हमने बताया है ये तो मैंने बहुत कम यहाँ पे किया है ना, बहुत कम। देखिए ये सब फैक्ट मैंने किया, ये तो मैंने प्लस प्लस किया, अगर हम पॉइंट में लिखते काफी बड़ा हो जाता। आप मतलब 1929 में ये बताया, विधेयवादी पद्धति बताया, तेन से प्रभावित बताया, जीवन वृत्तांत के बजाय प्रवृत्तियों पे ध्यान बताया, पुस्तक के केंद्र में प्रचुरता को ध्यान रखा, रचना की प्रसिद्धि को, मुंज या भोज को पहला कवि इन्होंने माना, फिर नवीन या सर्वश्रेष्ठ पद्धति का अनुकरण किया, युग विशेष की प्रवृत्ति पर ध्यान दिया, भाषा का विकास किया, समाज की देन दी, शास्त्रीय मान्यताओं रचनाकारों का मूल्यांकन किया। फिर इतनी बड़ी आपकी परिभाषा हो गई। परिभाषा के बाद पूर्ववर्ती में हमने तासी का उल्लेख किया, करीमुद्दीन का किया, सेंगर का किया, ग्रियर्सन का किया, मिश्र बंधु का किया, उत्तरवर्ती में राम कुमार का, गणपति का, नगेंद्र का, बच्चन का, इतने लोगों का उल्लेख किया। उसके बाद जो है हमने आपको 4 ठोस चीजें दे दी जिससे आपका उत्तर बिल्कुल सॉलिड हो जाए कि और लोगों को हम क्यों नहीं मानते, क्योंकि पूर्ववर्ती रचनाकारों ने वर्णानुक्रम का अनुसरण किया, उर्दू कवियों का उल्लेख ज्यादा में किया, प्रत्येक कवि का जिक्र ही नहीं किया, पहले कवि का जीवन वृत्तांतों पर ज्यादा ध्यान दिया। इतना सॉलिड उत्तर होगा ना कि आपको लगेगा कि हमने साहित्य इतिहास का तो निचोड़ रख दिया। फिर इसके लिए आप जजमेंट करने किसी और से जाओगे, इसका जज तो आप स्वयं बन सकते हो ना। मैंने अपने लाइफ टाइम में जितना भी और जगह से पढ़ा, लेकिन मैंने जो यूनिवर्सिटी में ऑनर्स किया, रियलिटी बता रहे हैं, इतना मुझे कोचिंग वगैरह में कहीं नहीं मिला। हम 40-50 तक खर्च कर दिए तो भी मुझे 40-40 हज़ार खर्च करने पर चीज़ नहीं मिली। जो सॉलिड चीज़ें जब कोई बहुत दिल से आपको बताता है, जिसकी वस्तु स्थिति पे बहुत अच्छी पकड़ होती है, जो सिर्फ और सिर्फ आपको एक कमर्शियल पर्पज से नहीं देखता, वो अपनी सारी चीज़ें निकाल के रख देता है। इसमें मेरे बहुत ज़्यादा योगदान रहे मेरे प्रोफेसर्स का, क्योंकि उनके दिमाग को हम पकड़ पाए। वो कॉपी कैसे चेक करते, वो रियलिटी हमको बताते, प्रॉपर बताते, हम कॉपी में ये चीज़ ढूंढते हैं और वही लोग अपनी कॉपी यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े प्रोफेसर ही चेक करते हैं। अब आपको, मुझे जहाँ तक लगता है, बहुत कुछ उत्तर मिल चुका होगा। अब हम आपको टू द पॉइंट पे बात करते हैं। बहुत दिन से सारे बच्चे कह रहे थे, कोई उत्तर लेखन नहीं ला रहे थे, कोई भी ऐसा मेरा प्रयास नहीं था, क्योंकि मैं अपने आप को उस काबिल नहीं समझ पा रही थी। जब तक किसी चीज़ पे आपका सॉलिड पकड़ ना हो, बच्चों को गुमराह करना वो वैसा ही होगा कि जैसे मेरे साथ छल हुआ, उस छल में आपको भी प्रतिभागी बना ले। जब आप यूजीसी नेट से लेके सारी चीज़ों को हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, एक अप्रोच डेवलप कर पा रहे हैं, खुद निर्णय कर पा रहे हैं चीज़ों को लेके, 4 से 5 साल 6 साल हिंदी को दे दिया, तब मुझे ये चीज़ समझ में आया कि इट में भी जो 3 साल पहले दिव्या, मैला, आंचल, महाभोज को तब हम कनेक्ट करते थे, तो शायद हम उत्तर लेखन के बारे में उतना नहीं समझ पाते थे, लेकिन वो कनेक्टिविटी बिल्ड करना यहाँ था। आप हर एक बुकलेट में ढूंढते हैं, लेकिन बुकलेट में वो किसी और का दिमाग होता है, वो दिमाग कहीं और किताब का छपा होता है। बट सॉलिड कंटेंट जब आप 4 जगह से पढ़ते हो, जैसे इसमें क्या है, आपने, अब कोई भी स्टूडेंट मेरे पास आएगा, मैम हम क्लास ले लें, मैम कितना पैसा लगेगा। प्लीज़ कभी भी क्लास से, पैसे से इन चीज़ को अपने आप को मत करिए। अपने आप को इस तरीके से बनाइए कि मैं जजमेंट कर पा रहा हूँ कि नहीं, मैं क्यों बार बार किसी से पूछने जाऊँ मैं सक्षम हूँ इस काम में कि नहीं। अपना डिसीजन स्वयं लेना है, अब दीपोभोग के राह पे चलना है। इसलिए ये ध्यान रखिए, इसको उत्तर को जो सिंसियर स्टूडेंट है, पिछले 4-5 कॉल आ चुके हैं, हमें मैसेज करने के लिए भी बोला है लोगों को कि प्लीज़ कॉल मत करें, टाइम उतना नहीं होता। यहाँ पे आपको 8765 ये दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके छोड़ देंगे और ये आपको डेमो क्लास दिया जा रहा है।
एक दो आंसर राइटिंग जब जब भी टाइम मिलेगा देते रहेंगे। इससे क्या होगा कि आप पर्सनल मैसेज करके मुझसे ये नहीं कहेंगे कि आपका कोर्स में कोई 40-50 हज़ार में कोर्स तो नहीं बेच रही हूँ, हर व्यक्ति को पर्सनल हम गाइडेंस दे पाएँ। इसलिए प्रामाणिक उत्तर लेखन का जो तौर तरीका है, मेरे वीडियो अपडेट होते रहेंगे। जो भी बाद में स्टूडेंट और जो सिंसियर होगा, गंभीर विद्यार्थी, वो ज़रूर मेरी बात को गंभीरता से समझ रहा होगा, ऐसा मैं दिल से कहती हूँ। क्योंकि जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं और रियलिटी हर दिन उनके मुँह से निकल रहा है, तो मैं इस चीज़ को समझ पा रही हूँ। वो मुझे ढूँढ-ढूँढ के, कोई बच्चा 3 साल पहले का मुझे अगर मैसेज करके बताता है कि मुझे आज भी आपका लेखन पद्धति, पढ़ाई का पद्धति समझ में आता, अनडाउटली मैं उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। तो कोई भी क्वेश्चन मुझसे क्रॉस नहीं करेगा। एक बार फीस के लिए भी नहीं पूछे, कुछ नहीं, आप मुझसे अभी सुनो, 2-3 दिन क्लास में धैर्य से सुनो, फिर आप देखना कोई 40-50 हज़ार का कमर्शियल बिजनेस नहीं चल रहा है। क्योंकि मैं साफ बता दूं, मैं कोई आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, सिर्फ मेंटरशिप प्रोग्राम है, गाइडेंस प्रोग्राम है। और एक चीज़ और, आप डायरेक्ट कभी भी ये चीज़ सोचो, लाइफ में इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर आपको कोई बोलता है कि 1 महीने में मैं 6 साल के कंटेंट को आपको समझा सकता हूँ, तो आप खुद स्वयं समझिए कि आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। अगर कोई कहता है कि मुझे 40,000 की चीज़ें मैं 40,000 की वो 1 महीने में करा सकता हूँ, भाई समझो, जीवन में हर एक पड़ाव पे हर एक दिन हम कुछ सीखते हैं। तो ये तो गलत बात है। आपको स्वयं समझना है कि अगर कोई 4 साल, 6 साल किसी चीज़ पे दे रहा है, आप उससे प्रतिस्पर्धा कर रहे हो और सोच रहे हो 1 दिन में, मतलब मेरा ये कहने का मतलब, बहुत सारे बिगिनर स्टूडेंट आते हैं और इतनी बेवकूफ़ी भरे उनका क्वेश्चन होता है। मुझे मुझे बहुत ही फुलिश क्वेश्चन लगता है, क्योंकि मैंने कभी ये क्वेश्चन किसी से किया नहीं। तो ये क्वेश्चन जो होता है कि मैम डे फर्स्ट आंसर राइटिंग करेंगे? मैं करूँगी, आप कर सकते हैं। बस आपका हर एक टॉपिक पे अगर जितना पूछे पकड़ है, काल विभाजन पे पकड़ है, नामकरण पे पकड़ है आपकी, साहित्य इतिहास परंपरा पे पकड़ है, गोदान को महाकाव्यात्मक त्रासदी सिद्ध करने से पहले महाकाव्य संबंधित सारे जो कथा वस्तु है वो क्लियर है, तो आप उत्तर लेखन पहले दिन पे आइए और उत्तर लेखन करके हमको दिखाइए। और आप ये सोच रहे हैं कि कोई पका पकाया माल दे देंगे, तो प्लीज़ मत आइएगा, कोई भी मत आइएगा, ठीक है? बहुत ही सिंसियरली एडवाइस है। और प्लीज़ अब इस तरीके से आपको 2-4 डेमो हम दे देंगे, जिससे मेरा बहुत समय बचेगा, क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं है। आपको हम ये वीडियो हो सकता है 20-25 मिनट का हो, पर इसमें 1.5 से 2 घंटे का दिमाग लगा के हम इसको कैसे आपको बताएं, ताकि बार बार आधे 1 घंटे में, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं है कि हम कॉल करके मैम ये दे रही, वो दे रही, ना मेरा कोई बहुत बड़ा बिजनेस टाइप में है। तो प्लीज़ बस आप मुझे यहाँ से सुन पा रहे हैं, मुझे कनेक्ट कर पा रहे हैं, इतने ही दिल से आएंगे तो स्वागत है आपका। अदरवाइज आप खुश रहिए। और हाँ, कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि सिर्फ हमारे नोट्स 12-15 गाइड पढ़ लो, तो ठीक है, अच्छी बात है, आप 12-15 गाइड पढ़ के अपने आप को बहुत ही सामर्थ्यशाली समझते हो, अच्छी बात है। बहुत सारे स्टूडेंट है वो जॉब में है, बहुत ही अच्छे हैं, आप उनसे 2 लाइन बुलवा के तो देखो, अपने दिल से पूछो, 2 लाइन उनको मंच पे खड़ा करके बुलवा के देखो, तो आपको खुद समझ में आएगा। हर एक चीज़ सिर्फ जॉब नहीं होता है, जॉब होता है, ठीक है? इंसान समझने के लिए पढ़ता है। 2 चीज़ें हैं, एक तो हमारा टारगेट होता है लक्ष्य कि हम जॉब पा जाए, उसके बाद ज़िंदगी में ऐश्वर्य है। एक व्यक्ति होता है नितांत हमको संधान करना है, अपने आप पे शोध करना है। तो दोनों की जो सोच है, विचार है, लक्ष्य बहुत भिन्न है, आपको समझना पड़ेगा। तो हम उन विद्यार्थियों को ये मैसेज दे रहे हैं जो ये फुलिश क्वेश्चन पूछेंगे कि डे फर्स्ट आंसर राइटिंग कर रहे हैं। हम जो टॉपिक कराएंगे, जैसे साहित्य इतिहास की परंपरा का आज ही मैंने टॉपिक फिनिश किया, और मैं उन लोगों को बोला, मैंने जो भी क्लास सुना है, तो उनको मैंने बोला कि अब इस पे आप जाके रफली एक स्ट्रक्चर बनाइएगा। देखिए, जितना मैंने 1.5 घंटे में आपको बोला, उस रफली चीज़ों को आप 5 मिनट में कनेक्ट कर पा रहे हो। इफ़ यू आर कनेक्टिंग डॉट्स, तो देन यू कैन आंसर राइटिंग। अदरवाइज अगर आप मुझसे कहते हो कि मैं आंसर राइटिंग डे फर्स्ट से करना चाहता हूँ, तो माफ़ कीजिएगा, प्लीज़ ऐसी चीज़ों को लेके मत आइएगा, ठीक है? और बुरा मत मानिएगा इस चीज़ को, बहुत ही सिंसियरली बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया मेरे पास कोई बहुत बड़ा ना मल्टी वो कोई कोचिंग है ना ये है, तो बहुत ही सिंप्लिसिटी, हमारे खुद के टाइम की बहुत वैल्यू है, इसलिए हम आप लोगों को कह रहे हैं ये मेंटरशिप टाइप में प्रोग्राम है। और इसमें मुझसे ज़्यादा काम आपको करना पड़ेगा, मैं तो जो करूँगी मुझसे ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। मैं एक आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर दूंगी, तो उससे ज़्यादा अच्छी स्ट्रक्चरिंग आपको करनी है। और मूल प्रमाणिक पुस्तकों का अध्ययन मेरे साथ करना ही पड़ेगा, कुछ समय देना पड़ेगा। शुक्ल को पढ़ना है, बच्चन को पढ़ना है, हजारी प्रसाद को समझना, छायावाद के लिए नामवर सिंह को समझना है, तब आप डॉट्स को कनेक्ट कर पाओगे। 500 का आपका पेपर होता है, 300 प्लस आप सोचते हो रखें टारगेट, उसके लिए बहुत चीज़ें होती हैं।
सो होपफुली कि मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी। आप जो सिंसियर स्टूडेंट होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है मुझसे कभी दोबारा क्वेश्चन ये नहीं करेंगे कि मैम आप क्या देंगी, क्या पढ़ाएंगी, कैसे होगा। ये जो हमने ये दिया है, ये मेरा रियल जो एक यथार्थ है कि जो मैं पॉइंट ऑफ व्यू से अभी डॉट को कनेक्ट करके रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये मेरा प्रायोरिटी में है, यानी शुरुआती इनिशियल फेज है। देन कैसे कैसे हम आगे मूव करते जाते हैं, समय के साथ यदि आप तालमेल बिठाते हो तो चीज़ें सुधरती जाती है। इन फ्यूचर हम क्या चीज़ों को ऐड ऑन करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू जिसे कहते हैं प्रासंगिकता, तो वो मेरा आगे का अध्ययन चिंतन मनन वो चीज़ बताएगा, जैसे हमारे अध्ययन क्षेत्र का विस्तार होता जाएगा। तो आज के लिए क्लास को यहीं एंड करते हैं, डे फर्स्ट आंसर राइटिंग का। ऐसे ही करके बीच बीच में आपको ये प्रोग्राम लाते रहेंगे। बाकी जो स्वेच्छा से जुड़ना चाहेंगे, आपको नंबर दिया गया, प्लीज़ मैसेज करके छोड़ दीजिएगा और दोबारा मत पूछिएगा कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, बहुत हर्टफुल हो। अभी तो आप लोगों की गलती भी नहीं, क्योंकि मैं ऐसा कुछ आप लोगों के लिए प्रस्तुत नहीं कर रही थी, तो डेफिनेटली आप लोग पूछते। बट अब इससे अगर जो भी देखेंगे वीडियो, वो तो मुझे लगता है जो सिंसियर होंगे वो तो मुझसे नहीं पूछेंगे। आज के लिए धन्यवाद, जो भी मेरे विद्यार्थी इसको देख रहे हैं। और क्योंकि मेरा चैनल आप लोगों के ही लिए था, मैं बीच में भूल गई थी, लेकिन एक बार याद होगा, राम की शक्ति पूजा पढ़ा होगा आपने। तो राम जी जब अपनी सामर्थ्य को भूल गए और बहुत परेशान थे, तो याद होगा जामवंत ने बताया कि जो है वही थे कि आपके अंदर कितनी शक्ति। आई थिंक राम जी के बारे में, या वो मुझे थोड़ा सा भूल रहा है कि जो है हनुमान जी को किसी को याद उन्होंने दिलाया था कि आप देखो वो है। और मुझे बड़ी खुशी है, मेरे पुराने स्टूडेंट ने इस तरीके से बुलाया और मुझे जस्ट ये याद आया, और रियली मैं इस पे वर्क कर पा रही हूँ, मुझे खुशी हो रही है। बच्चों का कॉल भी आ रहा है, बट थोड़ा सा आप लोग सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छा चलेगा। आज के लिए धन्यवाद।